नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई लव बुक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध निवेश पुस्तकों में से एक, रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की, जिसे बर्टन जी मॉक्यल ने लिखा है। यह किताब पिछले कई दशकों से निवेशकों को यह समझाने में मदद कर रही है कि शेयर बाजार वास्तव में कैसे काम करता है और आम लोग किस तरह समझदारी से निवेश करके लंबे समय में धन बना सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए हर समय बाजार की भविष्यवाणी करनी पड़ती है, लेकिन इस किताब का संदेश कुछ अलग है। लेखक बताते हैं कि लगातार बाजार को हराना बेहद कठिन है और साधारण निवेशक भी सही रणनीति अपनाकर शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑडियोबुक में हम जानेंगे कि रैंडम वॉक थ्योरी क्या है, इंडेक्स फंड्स क्यों महत्वपूर्ण हैं, डाइवर्सिफिकेशन कैसे जोखिम को कम करता है और लंबे समय में सफल निवेशक बनने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो आराम से बैठिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और आइए शुरू करते हैं रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं आई लव बुक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, निवेश की दुनिया को समझना। हम सभी अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही जगह निवेश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसे बैंक खाते में रख देते हैं। हालांकि बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन केवल बचत करने से लंबे समय में बड़ी संपत्ति बनाना मुश्किल हो सकता है। इसका मुख्य कारण है महंगाई, जो समय के साथ आपके पैसे की क्रय शक्ति को कम करती रहती है। यहीं से निवेश की आवश्यकता शुरू होती है। निवेश का अर्थ है अपने पैसे को ऐसे साधनों में लगाना जो भविष्य में उसकी कीमत बढ़ा सकें। शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और अन्य वित्तीय साधन निवेश के प्रमुख विकल्प हैं। लेकिन निवेश की दुनिया में प्रवेश करते ही लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। कौन सा शेयर खरीदे? कब खरीदे? कब बेचें? क्या बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे निश्चित रूप से लाभ कमाया जा सके? लेखक बर्टन जी मॉक्यल बताते हैं कि अधिकांश निवेशक इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते गलतियां कर बैठते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश में जोखिम भरे फैसले लेते हैं और अक्सर नुकसान उठाते हैं। सफल निवेश का उद्देश्य जल्दी पैसा कमाना नहीं, बल्कि समय के साथ लगातार संपत्ति बनाना है। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग धैर्य रखते हैं और लंबी अवधि की सोच अपनाते हैं, वे आमतौर पर बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि निवेश को सरल रखा जाए। जटिल रणनीतियों और लगातार बाजार की भविष्यवाणी करने की बजाय निवेशकों को ऐसे सिद्धांत अपनाने चाहिए जो लंबे समय तक काम करते रहें। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि शेयर बाजार वास्तव में कैसे काम करता है और क्यों बाजार की भविष्यवाणी करना इतना कठिन माना जाता है। अध्याय 2, रैंडम वॉक थ्योरी क्या है? अब हम इस पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण विचार यानी रैंडम वॉक थ्योरी को समझते हैं। रैंडम वॉक का अर्थ है एक ऐसी यात्रा जिसका अगला कदम पूरी तरह अनिश्चित हो। आप नहीं जानते कि अगला कदम किस दिशा में जाएगा। बर्टन जी मॉक्यल का तर्क है कि शेयर बाजार की कीमतें भी कुछ हद तक इसी तरह व्यवहार करती हैं। हर दिन बाजार में लाखों निवेशक खरीद और बिक्री करते हैं। नई खबरें, आर्थिक रिपोर्ट, कंपनी के परिणाम, राजनीतिक घटनाएं और वैश्विक परिस्थितियां लगातार बाजार को प्रभावित करती रहती हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है, बाजार उसे तुरंत कीमतों में शामिल करने लगता है। यही कारण है कि कल किसी शेयर की कीमत क्या होगी, इसका सटीक अनुमान लगाना बेहद कठिन है। कई लोग मानते हैं कि वे पुराने चार्ट देखकर या पिछले आंकड़ों का विश्लेषण करके भविष्य की कीमतों का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यदि यह इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति बन चुका होता। मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला। यदि लगातार 3 बार हेड आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि चौथी बार भी हेड ही आएगा। उसी प्रकार किसी शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही हो, तो यह जरूरी नहीं कि वह आगे भी बढ़ती रहे। बाजार में आने वाली नई जानकारी ही भविष्य की कीमतों को प्रभावित करती है और नई जानकारी का अनुमान पहले से लगाना लगभग असंभव है।
इसका मतलब यह नहीं कि निवेश करना बेकार है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि निवेशकों को यह स्वीकार करना चाहिए कि बाजार को लगातार हराना बहुत कठिन काम है। लेखक सलाह देते हैं कि बाजार की हर छोटी गतिविधि का अनुमान लगाने की बजाय निवेशकों को लंबी अवधि की रणनीति अपनानी चाहिए। जो लोग धैर्य रखते हैं और समय को अपना साथी बनाते हैं, वे अक्सर उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो हर दिन बाजार को मात देने की कोशिश करते रहते हैं। रैंडम वॉक थ्योरी हमें विनम्र बनाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बाजार हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है और सफलता का सबसे अच्छा तरीका अक्सर सरलता, अनुशासन और धैर्य होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मार्केट बबल्स कैसे बनते हैं और क्यों लाखों निवेशक बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। अध्याय 3, मार्केट बबल्स और इन्वेस्टर साइकोलॉजी। शेयर बाजार केवल आंकड़ों और कंपनियों की कहानियों से नहीं चलता, बल्कि इंसानी भावनाओं से भी प्रभावित होता है। लालच, डर, उत्साह और घबराहट अक्सर निवेशकों के निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। बर्टन जी मॉकियल बताते हैं कि इतिहास में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब किसी संपत्ति की कीमत उसकी वास्तविक कीमत से कहीं अधिक बढ़ गई। ऐसी स्थिति को मार्केट बबल कहा जाता है। बबल तब बनता है जब लोग किसी निवेश को केवल इसलिए खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी कीमत लगातार बढ़ रही होती है। वे यह नहीं देखते कि उस संपत्ति का वास्तविक मूल्य क्या है। उन्हें केवल यह विश्वास होता है कि कीमत आगे भी बढ़ती रहेगी। जब हजारों और लाखों लोग इसी सोच के साथ निवेश करते हैं, तो कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। मीडिया में चर्चाएं बढ़ती हैं, लोग सफलता की कहानियां सुनते हैं और निवेश करने की होड़ शुरू हो जाती है। लेकिन हर बबल का अंत होता है। एक समय ऐसा आता है जब निवेशकों को एहसास होने लगता है कि कीमतें वास्तविकता से बहुत दूर जा चुकी हैं। लोग मुनाफा बुक करना शुरू करते हैं और अचानक बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। जो लोग सबसे अंत में निवेश करते हैं, उन्हें अक्सर सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इतिहास में ट्यूलिप मैनिया, .com बबल और हाउसिंग बबल जैसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। हर बार लोगों ने सोचा कि इस बार नियम बदल गए हैं, लेकिन परिणाम लगभग हमेशा एक जैसा रहा। लेखक का कहना है कि निवेशकों का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि उनकी अपनी भावनाएं होती हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है, तो लालच बढ़ता है। जब बाजार गिरता है, तो डर बढ़ता है। इसी कारण अधिकांश लोग ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और कम दाम पर बेच देते हैं। सफल निवेशक वही होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। वह भीड़ का अंधानुकरण नहीं करता, बल्कि अपनी दीर्घकालिक योजना पर कायम रहता है। याद रखिए, बाजार में अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन गलत निर्णयों से बचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही निर्णय लेना। अगले अध्याय में हम समझेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को और जानेंगे कि क्यों अधिकांश पेशेवर निवेशक भी लगातार बाजार को मात नहीं दे पाते। अध्याय 4, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH। अब हम इस पुस्तक के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझेंगे, जिसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या संक्षेप में EMH कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि शेयर बाजार में उपलब्ध लगभग सारी सार्वजनिक जानकारी पहले से ही शेयरों की कीमतों में शामिल होती है। इसका मतलब है कि यदि किसी कंपनी ने अच्छा परिणाम घोषित किया है, कोई नई तकनीक विकसित की है या उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण खबर आई है, तो बाजार उस जानकारी को बहुत तेजी से कीमत में शामिल कर लेता है। आज के डिजिटल युग में जानकारी कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। लाखों निवेशक, बड़े फंड मैनेजर, बैंक और संस्थान लगातार बाजार पर नजर रखते हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसी जानकारी ढूंढना मुश्किल होता है जो बाकी बाजार को पता न हो। यही कारण है कि लेखक का मानना है कि अधिकांश निवेशक और यहां तक कि कई पेशेवर फंड मैनेजर भी लंबे समय तक लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। कई लोग सोचते हैं कि वे किसी गुप्त फॉर्मूले या खास रणनीति की मदद से बाजार को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा लगातार कर पाना बेहद कठिन है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। कुछ लोग कुछ समय के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार यह तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन लंबे समय तक ऐसा कर पाएगा। इसी वजह से बर्टन जी मॉकियल कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को एक बेहतर विकल्प मानते हैं।
इंडेक्स फंड का उद्देश्य बाजार को हराना नहीं, बल्कि बाजार के प्रदर्शन का अनुसरण करना होता है। जब अधिकांश सक्रिय निवेशक बाजार को मात नहीं दे पाते, तो कम खर्च में पूरे बाजार का हिस्सा बन जाना कई बार अधिक समझदारी भरा निर्णय साबित होता है। यह सिद्धांत हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, निवेश में सफलता हमेशा अधिक मेहनत या अधिक ट्रेडिंग से नहीं आती। कई बार सफलता का सबसे अच्छा रास्ता सरल, अनुशासित और धैर्यपूर्ण निवेश होता है। बाजार को हराने की कोशिश करने के बजाय बाजार के साथ चलना अक्सर अधिक प्रभावी रणनीति साबित हो सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं और लेखक इन दोनों तरीकों के बारे में क्या सोचते हैं। अध्याय 5, टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। निवेश की दुनिया में दो लोकप्रिय तरीके हैं जिनका उपयोग लोग शेयर चुनने के लिए करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में निवेशक कंपनी के व्यवसाय पर ध्यान देने के बजाय शेयर के पिछले मूल्य, चार्ट, ट्रेडिंग वॉल्यूम और विभिन्न पैटर्न का अध्ययन करते हैं। उनका मानना होता है कि पिछले मूल्य व्यवहार के आधार पर भविष्य की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट्स चार्ट पर ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अन्य संकेतकों का उपयोग करते हैं। उनका उद्देश्य बाजार की चाल को समझना और सही समय पर खरीदना या बेचना होता है। दूसरी ओर, फंडामेंटल एनालिसिस का दृष्टिकोण अलग होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में निवेशक कंपनी की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हैं। वे कंपनी की आय, लाभ, कर्ज, प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की संभावनाओं को देखते हैं। यदि किसी कंपनी का व्यवसाय मजबूत है और उसकी कीमत उसके वास्तविक मूल्य से कम दिखाई देती है, तो फंडामेंटल एनालिस्ट उसे निवेश के लिए अच्छा अवसर मान सकते हैं। अब सवाल यह है कि लेखक बर्टन जी मॉक्यूल इन दोनों तरीकों के बारे में क्या सोचते हैं। लेखक विशेष रूप से टेक्निकल एनालिसिस को लेकर काफी आलोचनात्मक हैं। उनका मानना है कि केवल पुराने चार्ट देखकर भविष्य की कीमतों का सटीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है। फंडामेंटल एनालिसिस के प्रति लेखक का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सकारात्मक है, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश जानकारी पहले से ही कीमतों में शामिल होती है। इसलिए केवल अच्छी कंपनियां पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। लेखक का तर्क है कि भले ही कुछ निवेशक अस्थायी रूप से बेहतर प्रदर्शन कर लें, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए लगातार सही शेयर चुनना आसान नहीं है। इसी कारण वे निवेशकों को अत्यधिक ट्रेडिंग, जटिल रणनीतियों और लगातार भविष्यवाणी करने की कोशिशों से बचने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार, यदि कोई निवेशक लंबी अवधि में स्थिर और विश्वसनीय परिणाम चाहता है, तो उसे कम लागत वाले, विविधीकृत और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। निवेश में सफलता अक्सर सबसे जटिल रणनीति से नहीं, बल्कि सबसे सरल और लगातार अपनाई जाने वाली रणनीति से आती है। अगले अध्याय में हम इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक, इंडेक्स फंड्स की शक्ति, को विस्तार से समझेंगे। अध्याय 6, इंडेक्स फंड्स की शक्ति। अब हम इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक पर आते हैं, इंडेक्स फंड्स की शक्ति। बर्टन जी मॉक्यूल का मानना है कि अधिकांश निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड्स सबसे सरल, प्रभावी और कम लागत वाला निवेश विकल्प हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। एक इंडेक्स फंड ऐसा फंड होता है जो किसी विशेष बाजार सूचकांक, जैसे SP 500 या निफ्टी 50, के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य बाजार को हराना नहीं, बल्कि बाजार जैसा ही प्रदर्शन देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं, तो निफ्टी आधारित इंडेक्स फंड की कीमत भी बढ़ती है। यदि बाजार गिरता है, तो फंड भी उसी अनुपात में प्रभावित होता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश सक्रिय फंड मैनेजर लगातार कई वर्षों तक बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसके बावजूद वे निवेशकों से अधिक शुल्क लेते हैं। दूसरी ओर, इंडेक्स फंड्स में प्रबंधन खर्च बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें बार बार शेयर खरीदने और बेचने की आवश्यकता नहीं होती। कम खर्च का यह लाभ समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। मान लीजिए दो निवेशकों को समान रिटर्न मिलता है, लेकिन एक व्यक्ति हर साल अधिक शुल्क देता है और दूसरा कम। 20 या 30 वर्षों के बाद कम शुल्क वाला निवेशक काफी अधिक संपत्ति बना सकता है। लेखक का मानना है कि निवेश में सफलता का रहस्य हर समय सही शेयर चुनना नहीं, बल्कि लागत को कम रखना,
धैर्य बनाए रखना और लंबे समय तक निवेशित रहना है। इंडेक्स फंड्स निवेशकों को पूरे बाजार में भागीदारी का अवसर देते हैं। यदि किसी एक कंपनी का प्रदर्शन खराब हो जाए, तो अन्य कंपनियां उस प्रभाव को संतुलित कर सकती हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन की शक्ति है, जो निवेश के जोखिम को कम करने में मदद करती है। कई लोग निवेश को जटिल बनाना पसंद करते हैं, लेकिन लेखक का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सरल रणनीति अक्सर सबसे प्रभावी रणनीति होती है। यदि कोई निवेशक नियमित रूप से निवेश करता है, लागत कम रखता है और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखता है, तो उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगले अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्यों निवेशकों का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जाता है। अध्याय 7, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम को कम करने की कला। निवेश की दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यही सिद्धांत डाइवर्सिफिकेशन का आधार है। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों, उद्योगों और परिसंपत्तियों में बांटना, ताकि किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन का आपके पूरे पोर्टफोलियो पर बड़ा प्रभाव न पड़े। मान लीजिए आपने अपना पूरा पैसा केवल एक कंपनी के शेयर में निवेश कर दिया। यदि वह कंपनी किसी समस्या में फंस जाए, तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि वही पैसा 50 अलग अलग कंपनियों में निवेश किया गया हो, तो किसी एक कंपनी की कमजोरी का असर काफी कम हो जाएगा। बर्टन जी मॉकियल का मानना है कि डाइवर्सिफिकेशन निवेशकों के लिए सबसे शक्तिशाली जोखिम प्रबंधन उपकरणों में से एक है। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन का उद्देश्य रिटर्न बढ़ाना नहीं, बल्कि अनावश्यक जोखिम को कम करना है। निवेश में 2 प्रकार के जोखिम होते हैं। पहला है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जो किसी विशेष कंपनी से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, खराब प्रबंधन, कानूनी समस्याएं या घटती बिक्री। दूसरा है मार्केट रिस्क, जो पूरे बाजार को प्रभावित करता है, जैसे आर्थिक मंदी, युद्ध या वैश्विक संकट। डाइवर्सिफिकेशन पहले प्रकार के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है, लेकिन बाजार के जोखिम को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। इसी कारण लेखक निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे केवल अलग अलग शेयरों में ही नहीं, बल्कि विभिन्न एसेट क्लासेस में भी निवेश करें। उदाहरण के लिए, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, रियल एस्टेट। जब एक एसेट क्लास कमजोर प्रदर्शन कर रही हो, तब दूसरी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इससे पोर्टफोलियो अधिक स्थिर बनता है। लेखक यह भी बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सैकड़ों निवेश खरीद लेना नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि आपका भविष्य किसी एक कंपनी या एक फैसले पर निर्भर न रहे। आज के समय में इंडेक्स फंड्स डाइवर्सिफिकेशन प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका प्रदान करते हैं। एक ही निवेश के माध्यम से आप दर्जनों या सैकड़ों कंपनियों में भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। सफल निवेशक भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते। वे ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में भी मजबूती से टिक सके। यही डाइवर्सिफिकेशन का वास्तविक उद्देश्य है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और समय किस प्रकार एक निवेशक का सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। अध्याय 8, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, समय की शक्ति। बर्टन जी मॉकियल की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है कि समय एक निवेशक का सबसे बड़ा मित्र होता है। बहुत से लोग निवेश शुरू करते समय जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं। वे कुछ महीनों या कुछ वर्षों में बड़े रिटर्न की उम्मीद करते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविक संपत्ति का निर्माण धीरे धीरे और लंबे समय में होता है। सफल निवेशकों की सबसे बड़ी ताकत उनका ज्ञान नहीं, बल्कि उनका धैर्य होता है। लंबी अवधि के निवेश का सबसे बड़ा लाभ है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का अर्थ है कि आपका पैसा केवल मूल राशि पर ही नहीं, बल्कि पहले से अर्जित लाभ पर भी बढ़ता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और उस पर 10% वार्षिक रिटर्न मिला। पहले वर्ष के अंत में आपकी राशि 1.10 लाख रुपए हो जाएगी। अब अगले वर्ष 10% रिटर्न केवल 1 लाख पर नहीं, बल्कि 1.10 लाख पर मिलेगा। यही प्रक्रिया वर्षों तक चलती रहती है और धीरे धीरे धन तेजी से बढ़ने लगता है। शुरुआत में वृद्धि धीमी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव असाधारण हो जाता है।
लेखक निवेशकों को बार बार खरीदने और बेचने से बचने की सलाह देते हैं। कई लोग बाजार गिरते ही घबरा जाते हैं और अपने निवेश बेच देते हैं। दूसरी ओर, जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो वे उत्साहित होकर अधिक निवेश कर देते हैं। यह व्यवहार अक्सर नुकसान का कारण बनता है। इतिहास बताता है कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, कभी तेजी, कभी मंदी। लेकिन लंबे समय में बाजार की दिशा आमतौर पर ऊपर की ओर रही है। यही कारण है कि सफल निवेशक छोटी अवधि की हलचल पर ध्यान देने के बजाय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं। लेखक नियमित निवेश की भी सलाह देते हैं। जब आप नियमित अंतराल पर निवेश करते हैं, तो बाजार ऊपर हो या नीचे, आप लगातार संपत्ति निर्माण करते रहते हैं। इससे बाजार का सही समय चुनने का दबाव भी कम हो जाता है। याद रखिए, निवेश में सफलता किसी एक शानदार निर्णय का परिणाम नहीं होती। यह वर्षों तक सही आदतों को लगातार अपनाने का परिणाम होती है। धैर्य, अनुशासन, नियमित निवेश और लंबी अवधि की सोच, यही सफल निवेश की वास्तविक नींव है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखों का सारांश समझेंगे और जानेंगे कि एक साधारण निवेशक इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता है। अध्याय 9, मुख्य सीखें और निष्कर्ष। अब तक हमने अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट की प्रमुख अवधारणाओं को समझा। आइए इस पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को एक बार फिर संक्षेप में देखते हैं। पहली सीख यह है कि शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है। कोई भी व्यक्ति लगातार और सटीक रूप से यह नहीं बता सकता कि बाजार कल क्या करेगा। इसलिए केवल भविष्यवाणी के आधार पर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी सीख यह है कि भावनाएं निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन है। लालच और डर अक्सर लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। सफल निवेशक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और अपनी योजना पर टिके रहते हैं। तीसरी सीख है डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। अपने निवेश को अलग अलग कंपनियों और परिसंपत्तियों में बांटकर जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स की शक्ति। लेखक का मानना है कि अधिकांश निवेशकों के लिए यह एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी निवेश रणनीति हो सकती है। पांचवी सीख है लंबी अवधि का दृष्टिकोण। धन रातों रात नहीं बनता। वास्तविक संपत्ति वर्षों के धैर्य, अनुशासन और लगातार निवेश से बनती है। यह पुस्तक हमें बताती है कि निवेश को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सफलता का रहस्य अक्सर सरल नियमों का लगातार पालन करने में छिपा होता है। यदि आप नियमित रूप से निवेश करते हैं, लागत कम रखते हैं, विविधीकरण अपनाते हैं और लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, तो आपके वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अंत में बर्टन जी मॉकियल का संदेश स्पष्ट है। बाजार को हराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि बाजार की शक्ति का लाभ उठाइए। समय, अनुशासन और धैर्य को अपना साथी बनाइए। यही 3 गुण एक साधारण निवेशक को असाधारण परिणाम दिला सकते हैं। इसी संदेश के साथ हम इस ऑडियो बुक का समापन करते हैं। यदि आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो हमारे चैनल आई लव बुक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों की ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। मैं हूं आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे आई लव बुक्स। धन्यवाद।